करेंगे। तो रिवीजन अपन क्वेश्चन के हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखना। एक ऑब्जेक्ट है, पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है और फोर्स गिवन है। तो ध्यान से मैं तुम्हें एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? तो देखो हमें वर्क डन बताया जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद होगा तुम्हें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड वर्क डन एक डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि एफ डॉट डी, जिसे हम लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। एफ डी कॉस थीटा से अपन डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे कॉस थीटा, सपोज थीटा 0 डिग्री है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। उस टाइम पे हमें वर्क डन क्या मिलेगा, मैक्सिमम। सही है। जब थीटा 90 हो, उस टाइम पे हमें वर्क डन कितना मिलेगा, 0। एंड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब हमें वर्क डन सबसे कम यानी कि नेगेटिव में मिलने वाला है। तो ये सिंपल वर्क डन रहता है। हमें वर्क डन 3 टाइप से बताया जाता है, कैसे कैसे? तो एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब एफ जो है, एफ का ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हम सिंपल क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी, है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमें क्या लिखना होता है, एफ डॉट डी। फिर सेकंड आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हमें याद है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक हम इंटीग्रेट करते हैं। फिर एफ वाई डी वाई, फिर वाई इनिशियल से वाई फाइनल तक इंटीग्रेट करते हैं, सो ऑन। इस तरीके से जेड के लिए भी करते हैं। तो सिमिलरली तुम यहाँ पे नोटिस करो तो हमें समझ में आता है कि फोर्स मेरा कैसा है, वेरिएबल। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन से, है ना। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो तो हमें गिवन क्या है, सिंपल, एफ इक्वल्स टू 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप। सही है, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स और एफ वाई ही है तो अपन दो ही तक रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लिमिट क्या रखेंगे, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, इधर क्या लिखेंगे, वाई इनिशियल से वाई फाइनल। ध्यान से देखो, एफ एक्स है कितना, 3x², क्या करोगे, 3x², डी एक्स, लिमिट देखो 2 से 4, दिख रहा है क्या? तो मैं यहाँ सिंपल 2 से 4 रख दूंगा। फिर इंटीग्रेशन, हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन में आएगा 2y dy। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे बताओ, 3 से 6। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आया। सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, ये आई कैप है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ देखो, एक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ से 2 से 0 तक जाएगा। और वाई देखो, वाई यहाँ पे 3 है और इधर है 4, तो यहाँ पे 3 से 4 जाएगा। लिमिट ध्यान से देखना, हाँ लिमिट को एक बार ध्यान से देखना, लिमिट को ध्यान से देखना है, ठीक है। एक्स 2 i कैप है और उस तरफ हमें पास एक्स कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। और इधर वाई 3 है और उस तरफ वाई 4 है, तो 3 से 4। बस ये सिंपल सॉल्व कर लेंगे। देखो तो करके कितना आता है, बताओ आंसर फाइनल।
-1। ठीक है, देखते हैं। -7, डिफरेंट डिफरेंट आंसर बता रहे हो। चलो करते हैं, देखना। तो 3x³ / 3 लिमिट 2 से 0। ध्यान से देखना, इधर आ जाएगा 2y² / 2 लिमिट 3 से 4। इससे कैंसिल होगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा -8। देखना, और प्लस इससे ये कैंसिल होगा और 16 - 9। ठीक है, सही है ना। तो -8 और इधर आ जाएगा 7। तो -1 जूल अपना आंसर है। -1 करेक्ट आंसर है। सभी को ये क्वेश्चन समझ आया हो तो यस का मैसेज करना। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जिसे नोट करना है नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक। मतलब इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मतलब क्या होगा कि यदि कोई ऑब्जर्वर को मैं प्लैंक पे बैठाता हूँ तो इस ब्लॉक को वो कैसे देख रहा होगा, रेस्ट पे देख रहा होगा। सिंपल सा मतलब है। यदि मैं तुम्हें कहूँ कि इन प्लैंक फ्रेम यदि मैं पहले सॉल्व करना चाहूँ तो प्लैंक फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 होगा? बोलो, प्लैंक फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्या? बिल्कुल। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हाँ, अब हम ग्राउंड फ्रेम के लिए देखें तो हम ग्राउंड फ्रेम पे मानो, सपोज करो अब मैं इस ब्लॉक के लिए एफबीडी बनाऊंगा ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। मैं ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में अब एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो देखो हमें पता है कि रिलेटिव मोशन नहीं है ब्लॉक एंड प्लैंक के बीच। इसका क्या मतलब है कि इस ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा। अच्छा, और यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो मुझे क्लियर दिखेगा कि इस पे आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स कि फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो अब मुझे यदि मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूं तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट सिंपल, हाफ AT²। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट से स्टार्ट हुई है। देखो ध्यान से, तो मैं सिंपल लिखूं वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ है कितना, m इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना, हाफ m AT²। तो ये मेरा आंसर है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
ये पीडीएफ मैं तुम्हें ग्रुप पे भेज दूंगा, तो अभी सिर्फ अपन सॉल्व करने पे फोकस करें। सी, ओके। बी, ओके। बी, ओके। चलो देखते हैं, पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं है क्या। देखना ध्यान से। A small block of mass m kept on rough inclined surface of inclination theta, ठीक है। Fixed in elevator, elevator goes up uniform velocity v। पहले अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मानो अपने पास ये एलिवेटर है, ठीक है, और इधर अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लिनेशन हमें थीटा गिवन है, इस पे हमें ब्लॉक प्लेस कर दिया गया है। अच्छा मानो यदि मैं यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे देता, तो क्या हमारा आंसर कुछ और हो सकता था क्या? सोचो। और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v। नो, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस ब्लॉक के लिए यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो नीचे की तरफ हम क्या लगाएंगे बताओ? mg sin थीटा, सही है। फ्रिक्शन किधर लगाएंगे? हम ऊपर लगाएंगे। सरफेस के परपेंडिकुलर हम क्या लगाएंगे? नॉर्मल लगाएंगे। नीचे क्या लगाओगे? mg, और इस तरफ क्या लगाओगे? mg cos थीटा। अच्छा, सोचने वाली बात है। अच्छा मैं तुमसे एक बस सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, उसका तुम्हें आंसर बताना है। क्या मैं सिंपल फ्रिक्शन इक्वल्स टू लिख सकता हूँ म्यू एम जी कॉस थीटा? सोच के देखो, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। और मैं कहता हूं कि आफ्टर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ? सिंपल v इंटू टी। तो मैं देख रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है v इंटू टी, और ऊपर इस उस तरफ है फ्रिक्शन f, राइट। अब यदि मैं एंगल देखूं तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। सही लिख रहा हूं मैं? एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं वर्क डन ये लिख सकता हूं क्या? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू वी टी, और यहाँ पे आ जाता कॉस 90 माइनस थीटा, सही है। तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता था क्या? म्यू एम जी वी टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सोचो यदि क्वेश्चन में यदि म्यू गिवन होता तो क्या ऐसा मैं लिख सकता था क्या? हाँ या ना, मैसेज करो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, नहीं लिख सकते थे। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं लिख सकते थे? देखो क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ब्लॉक जो है वो स्लाइड नहीं कर रही है विच पे। इसका क्या मतलब है? जरूरी तो नहीं कि फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगे, हो सकता है उससे कम में ही काम हो रहा हो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लगेगा? सिंपल सा मतलब है ना।
अब लिमिटिंग फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना जब रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट स्टार्ट होने वाली हो, इस तरीके का कुछ सिचुएशन हो, तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। लेकिन हमें तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, मतलब कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं लग रहा है, उससे कम भी लग सकता है। अच्छा, कम कितना लगेगा, तो ये हम बहुत इजीली देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। देखना, हमें दिख रहा है कि इसके पास कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो है नहीं, मतलब ये फोर्स इसके बराबर होगा, मतलब फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के। अब जैसे ही मुझे फ्रिक्शन पता लग गया और डिस्प्लेसमेंट मुझे ऑलरेडी पता है, t टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, v इंटू टी, तो मैं वर्क डन डायरेक्ट लिखूंगा f डॉट d, और डिस्प्लेसमेंट f डॉट d cos थीटा, और f यहाँ पे कितना है, mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट है vt, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 tan थीटा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, mg vt साइन स्क्वायर थीटा। ये है करेक्ट आंसर। समझ में आया हो, ये इसका मैसेज करो। चलो, नोट कर लेना, तो डन का मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 मिनट का समय है, सॉल्व करो फिर अपन सॉल्व करते हैं। ओके, करो सभी ट्राई, आंसर बताओ मुझे। ओके, सी ऑप्शन बताया जा रहा मैक्सिमम से। ए ऑप्शन, ओके। सी ऑप्शन, कैसे सॉल्व किए, मैसेज करो।
क्या अप्रोच लगाया? इंटीग्रेट, ओके, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फोर्स गिवन है ना, और मुझे मास भी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में मास भी गिवन है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू एम इंटू ए? देखो F किसके बराबर है, 10t इक्वल्स टू 10 इंटू ए। तो ए बराबर आ जाएगा टी के, और टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अच्छा ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, डीवी बाई डी टी। तो डीवी इक्वल्स टू आ जाएगा टी डी टी। करते हैं इंटीग्रेट। हमें गिवन है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब जब टाइम जीरो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, एंड जब टाइम टी उस टाइम पे वेलोसिटी वी। तो v बराबर सिंपल आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। अब हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया, और हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, क्या पता है बताओ? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या बताता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें ऑल फोर्सेस है क्या क्या, तो देखो इस ब्लॉक के लिए तुम एफबीडी ड्रॉ करो तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगाओगे, नॉर्मल। नीचे क्या लगाओगे, mg। आगे की तरफ क्या लगाओगे, फोर्स। फ्रिक्शन तो होगा नहीं, है ना। अच्छा, तब सिंपल हमें समझ में आता है कि इन तीन फोर्सेस की वजह से ही तो वर्क डन हुआ होगा। अब तुम क्लियरली एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करोगे कि नॉर्मल और mg की वजह से वर्क डन जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, राइट। तो मैं डायरेक्ट लिखूं वर्क डन ड्यू टू फोर्स F इक्वल्स टू डेल्टा के ई, क्योंकि अकेला फोर्स F ही लग रहा है इस ब्लॉक पे। तो देखो वर्क डन बाय F क्या लिखोगे, सिंपल समझ में आता है। वर्क डन बाय F हमें सॉल्व करना है, ये किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं सिंपल लिखूंगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर एंड हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, और इनिशियल जीरो है दिख रहा है अपने को। और फाइनल वेलोसिटी हम 2 सेकंड पे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एट टी बराबर टू यहाँ पे रिप्लेस करके। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ से हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, इसे कैंसिल, एंड आंसर आ जाएगा 20 जूल। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करना। हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन से भी आएगा, बिल्कुल सही। तुम चाहो तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, बिल्कुल उससे भी आंसर आएगा। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट आंसर कोट कर सकते हैं, कैलकुलेशन में टाइम सेव होगा, है ना। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एफ डॉट डी एक्स से भी कर सकते हो, मैं करके बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ, देख लो। देखो हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन है कितना, टी स्क्वायर बाई टू। तो क्या मैं v को लिख सकता हूँ dx बाई डी टी, ध्यान से देखना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर बाई टू, तो dx यहाँ से क्या लिखोगे, टी स्क्वायर बाई टू इंटू डी टी। अच्छा अब ध्यान से देखना, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हम क्या लिखते हैं, एफ डॉट डी एक्स। और एफ की जगह क्या लिखोगे, 10 इंटू टी। और dx की जगह हम ये लिख सकते हैं क्या बताओ, टी स्क्वायर बाई टू इंटू डी टी।
और टाइम कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 सेकेंड तक, तो ये कैंसिल होके 5 आएगा। तो 5t³ dt का हमें इंटीग्रेशन करना होगा 0 से 2 तक। ध्यान से देखना, 5t4 डिवाइड बाई 4, लिमिट 0 से 2। ध्यान से देखो, 5 इंटू, डायरेक्ट लिखूं 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, इससे कैंसिल, आंसर 20 जूल। तो सेकेंड मेथड है, देख सकते हो। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। करो सॉल्व। बहुत ही बढ़िया। देखना, इसमें क्या गिवन है कि वेट हमें 10 न्यूटन गिवन है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है 0.2। ध्यान से देखो, देखना, मैं इसे वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों मेथड से तुम्हें करके बताता हूँ। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम से बताता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें क्या बताया गया है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यदि मैं इस ब्लॉक पे कभी भी एफबीडी ड्रॉ करूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा, एक तो मुझे नॉर्मल का फोर्स दिखेगा, एक मुझे इसमें mg का फोर्स दिखेगा, और एक मुझे फ्रिक्शन का फोर्स दिखेगा। सही है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अभी ब्लॉक रेस्ट पे है और फाइनली भी रेस्ट पे आना है। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस है, तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर। अच्छा, ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना लिखोगे, 0 के बराबर। क्यों 0 के बराबर लिखोगे? क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0।
वर्क डन बाई एम जी देखो तो तुम सिंपल कहोगे एम जी इंटू एच माइनस साइन क्यू प्लस साइन, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन क्यों, क्योंकि देखो mg भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस साइन। एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो हमें पता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन सिंपल हम लिख देंगे म्यू इंटू एम जी, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए s, और ये जीरो के बराबर। तो सिंपल एम जी एच इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, म्यू एम जी इंटू एस के, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। इस क्वेश्चन में हमें वेट वगैरह ना दिया जाता तो भी हम आंसर सॉल्व कर सकते थे। अब देखो एक बार मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से बताता हूँ। देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सिंपल हम क्या लिखते हैं, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी। ध्यान से देखना, ऑल्दो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन है। तो हमें ये भी बताया गया था कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सिस्टम में कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। तो तुम ये सोचोगे कि फिर मैं ये लगा क्यों रहा हूँ, तो मुझे सिंपल समझ में आता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो बाद में जीरो होना है। किसकी वजह से जीरो होना है, फ्रिक्शन की वजह से जीरो होना है। तो ये मुझे पता है कि जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस मेनली कौन करा रहा है, फ्रिक्शन। तो मैं यहाँ पे ये अप्रोच यूज कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे जिस सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स न लग रहा हो। बट यहाँ पे मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंपल लॉजिकली समझ में आता है कि इस ब्लॉक के पास जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो सब कुछ फ्रिक्शन ही लॉस कराने वाला है। ठीक है, ये हम समझ में आता है। तो हम देख लेते हैं कि अब इसके पास एनर्जी कितनी है, तो एम जी एच है, और फ्रिक्शन ने कितना लॉस करा दिया, तो एम म्यू एम जी इंटू एस के। तो इसके बेसिस पे मैं डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें तुम्हें टाइम लग सकता है। इस क्वेश्चन के अपन फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हो या फिर पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। प्रीवियस, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी गेन इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि हमें पता है फिर हम क्या करते हैं कि mgh को हम हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करते हैं, फिर हाफ एम वी स्क्वायर को हम फिर फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हुई उसके बराबर करते हैं। तो इसलिए मैंने बीच का जो स्टेप है ना उसे गैप कर दिया। समझ रहे हो क्या, जो वेलोसिटी में गेन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू mg, है ना। mg ने जितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करा उसकी वजह से। तो मैं डायरेक्ट mg और लास्ट के स्टेप को कंपेयर कर लिया था। समझे क्या। हम्म
ओके, देखो सीखते हैं पहले तो, कॉन्सेप्ट सीखते हैं है क्या इसमें। देखो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि इधर टेंशन टी, इधर भी टी, इधर भी टी, तो इस तरफ होगा 2t। ठीक है, यदि मैं मानता हूं कि 1 किलोग्राम v वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो ब्लॉक 4 kg के पास 2v वेलोसिटी है। तो मैं ये v और 2v समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। मैंने वेलोसिटी v और 2v जो मैंने अज्यूम करा है ये तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। बहुत ही बढ़िया। अब हमें गिवन है कि 1 kg ब्लॉक के पास वेलोसिटी है कितना, 0.3, मतलब इसके पास 0.3 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स इसके पास है 0.6 मीटर पर सेकंड। तो मुझे वेलोसिटी तो पता लगी, राइट। अब तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि टेंशन की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर क्यों है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से देखना, इस ब्लॉक पे टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, इस पे भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो देखो इधर टेंशन की वजह से पॉजिटिव वर्क डन है, ध्यान से देखना। बट इस तरफ टेंशन की वजह से नेगेटिव वर्क डन है। तुम्हें ये भी पता है कि यदि ये नीचे वाला ब्लॉक 1 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेस होगा तो आगे वाला ब्लॉक, ऊपर वाला ब्लॉक 2 सेंटीमीटर आगे डिस्प्लेस होगा। मतलब जितना नीचे वाले ब्लॉक पे टेंशन नेगेटिव वर्क डन करेगा उतना ही पॉजिटिव वर्क डन ऊपर वाले ब्लॉक पे करेगा। तो जो नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स है वो जीरो के बराबर होगा। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। मैं टेंशन की वजह से वर्क डन की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर देखना, मैं यदि 1 किलोग्राम ब्लॉक के लिए तुम्हें समझाऊं, 1 किलोग्राम के लिए, तो देखो टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। तो इसमें वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। अच्छा, बट इस वाले ब्लॉक के लिए वर्क डन तुम देखोगे तो इस वाले ब्लॉक के लिए वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड बराबर क्यों होगा, क्योंकि टेंशन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो इसने डिस्प्लेसमेंट भी तो हाफ ही करा है ना 4 kg के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होने वाला है, सेम। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे ही सेम होगा तो जब तुम ऐड करोगे तो इन दोनों का जो समेशन है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वर्क डन बाई टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम लगाएंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से देखना, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या क्या लगेगा। देखो इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg। तो नॉर्मल mg का कोई रोल नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं वर्क डन। देखो 4 kg पे क्या लगेगा, तो नॉर्मल और mg की वजह से जीरो, सही है, टेंशन को अपन काउंट करेंगे नहीं। तो इस सिस्टम को यदि मैं ध्यान से देखूं तो इस सिस्टम पे सिर्फ एक mg का फोर्स लग रहा है, और वो भी 1 किलोग्राम पे लग रहा है। दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि 1 किलोग्राम पे जो फोर्स लगेगा ना उसी फोर्स की वजह से वर्क डन होगा। अच्छा, और इधर एक सिस्टम में फ्रिक्शन है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल कहूंगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, और इन दोनों का जो समेशन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ध्यान से देखना, तो वर्क डन बाय mg में क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1। देखो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, 1g और एच, एम जी एच। देखो ध्यान से, और हमें डिस्टेंस भी दिया गया है 1 मीटर, तो मैं डायरेक्ट 1 मीटर यहाँ पे रख देता हूँ। ध्यान से देखना, तो ये 1 आ गया। वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू एम कितना है, 4 × जी इंटू, अच्छा जब 1 किलोग्राम नीचे की तरफ 1 मीटर डिसेंड होगा तो ऑब्वियसली 4 किलोग्राम कितना होगा, 2 मीटर, है ना। तो म्यू एम जी बिल्कुल सही, सही है। और बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हाफ एम 1 किलोग्राम इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 0.6 का स्क्वायर, और इनिशियली कैसे था, जीरो। तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही अननोन क्या है, म्यू, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो।
टेंशन का वर्क डन जीरो क्यों होगा, यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। देखो इस वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, तो इस पे टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। तो इस टेंशन की वजह से वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। एंड इस ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगा उसकी वजह से वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से अपन ने काउंट नहीं किया। तो मैं एक और पॉइंट तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुमने कंस्टेंट मोशन में जीरो वर्क मेथड पढ़ा होगा, याद है क्या? कंस्टेंट मोशन में अपन ने पढ़ा होगा T_v_1 T_v_2, ऐसे करके अपन जीरो के बराबर करते हैं और v1 v2 में रिलेशन सॉल्व करते हैं। कंस्टेंट मोशन याद करो। तो यहाँ पे ये जो अपन काम कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि टेंशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है वो जीरो के बराबर है। क्यों क्यों एनर्जी स्टोर्ड जीरो के बराबर है? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। अब जब स्ट्रिंग मासलेस है तो उसमें कुछ भी मास है नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ भी एनर्जी कैरी तो कर नहीं सकते अपन। इसकी वजह से उसे अपन जीरो वर्क मेथड में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रूफ भी है। यदि तुम और डिटेल में जानना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, अभी बताता हूँ, रुको। देखना, जैसे सपोज करो एक सिचुएशन में, बहुत इजी सिचुएशन कंसिडर कर रहा हूँ। इस टाइप का सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम। ठीक है, अब मानो इधर ब्लॉक ए है और इस तरफ है ब्लॉक बी। तुम्हें पता होगा इधर टेंशन टी तो इधर टेंशन टी। मैं कहता हूं कि ब्लॉक बी ने 1 सेंटीमीटर नीचे डिस्प्लेस हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ब्लॉक ए 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ होगा? अच्छा, तो यदि मैं तुमसे कहूं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ए बताओ, ब्लॉक ए पे वर्क डन बाय टेंशन, तो क्या लिखोगे? सिंपल हम ये लिखेंगे, T/1 सेंटीमीटर है तो सिंपल रहने देता हूँ, T/1। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि टेंशन भी ऊपर है, वर्क डन भी ऊपर है, इस वजह से T/1। अब यदि मैं सेम बी के लिए लिखना चाहूँ, ऑन ब्लॉक बी, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई टेंशन ऑन ब्लॉक बी सिंपल आ जाएगा, T/1 विद माइनस साइन। माइनस साइन क्यों आएगा? देखो, क्योंकि इस ब्लॉक पे जो टेंशन है ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट की तरह नीचे। समझ रहे हो? तो इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो नेट कितना आएगा? जीरो। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इक्वल्स टू जीरो, इसलिए अपन लिखते ही नहीं है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
ओके, चलो देखते हैं। बिल्कुल सही, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे। देखो, एफबीडी यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना यहीं पे है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर क्या लगाओगे, नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इधर लिख लेंगे अपन n साइन थीटा, और इस तरफ लिखेंगे n cos थीटा, ठीक है। नीचे क्या लगाओगे, mg। ध्यान से देखना, अब इसी n साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, इधर से जो kx का फोर्स लगेगा वो बैलेंस कर रहा होगा, समझना ध्यान से, ठीक है। अब इसे मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, रुको एक मिनट, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब इधर से मैं एक एन डैश मान लेता हूँ। एन डैश क्यों मान लेता हूँ, क्योंकि इसे बैलेंस करेगा। देखो ध्यान से, तो एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर है। एन साइन थीटा किसके बराबर है, एन साइन थीटा एन डैश के बराबर है। जब इस वेज के लिए हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, तो इधर से मुझे क्या लगेगा, एन डैश, और इधर से क्या लगेगा बताओ, के एक्स, स्प्रिंग फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि एन डैश किसके बराबर है, के एक्स के। अब ध्यान से देखना, तो मैं सिंपल लिखूं कि एन साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स के, और एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। दोनों को डिवाइड कर दो, एन से एन कैंसिल, एंड tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा के एक्स अपॉन एम जी। यहाँ से x आ जाएगा एम जी tan थीटा अपॉन के। अब जैसे ही मुझे x पता लगा, तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हाफ के और एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर tan स्क्वायर, और इधर से के स्क्वायर। तो इससे कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2k, ठीक है। तुम्हें एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। इसी क्वेश्चन में ना मैं एक और अप्रोच बताना चाहता हूँ, ऑल्दो वो अप्रोच इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और क्वेश्चन में अपन यूज, एन डैश क्या है, एन डैश सिंपल, ये जो वेज है ना, ये वेज इस रॉड पे जो फोर्स अप्लाई करेगा ना, उससे अपन ने माना है। ध्यान से देखो, ये जो एन डैश ये एन डैश इस वेज पे लगने वाला फोर्स है ना। एफबीडी को ध्यान से देखो, दिखेगा तुम्हें। देखो, इसके एक वर्टिकल डाउनवर्ड भी कंपोनेंट्स होते हैं, बट उसे अपन इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं, अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये क्या कहना चाह रहा था, देखो बहुत बारी ना कुछ कुछ क्वेश्चंस ना तुम्हें ऑप्शन चेक करके भी तुम आंसर कर सकते हो। अब इसमें तो ऑप्शन चेक प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लेकिन एक फिर भी अप्रोच देखो। यदि मैं ऑप्शन चेक करता तो ऑब्वियसली आंसर सी या डी में से कोई एक होता। कैसे पता लगा, क्योंकि देखो इधर एम जी स्क्वायर है, इधर एम स्क्वायर जी है, तो डेफिनेटली इधर से अपने को दिख रहा है कि ये दोनों ऑप्शन में से तो कोई ऑप्शन होगा नहीं, कंफर्म पता है। तो हमने दो ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर लिया, तो अब हमारे पास बस सी और डी ऑप्शन रहते हैं, दो ऑप्शन रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मान लो कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे मान लो तुमने सोचा कि जय माता दी के नाम पे अपन को एक आध क्वेश्चन टिक करके आना है, जो कि ऑब्वियसली रिकमेंड नहीं करते हैं हम लोग, बट फिर भी यदि कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें लगे कि नहीं यही दो ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो अपन बहुत बारी कहते हैं कि टिक करके आ जाओ फिर। तो जैसे अपन ने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, अब हमें पता है कि इन्हीं दो ऑप्शन में से एक होगा, तो कहने का मतलब क्या है
कि अभी ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सही था, तो प्रोबेबिलिटी कितना था 1/4। अब तुमने 2 ऑप्शन जैसे एलिमिनेट कर दिया तो अब तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी है ना, समझ रहे हो? तो ऑप्शन चेक करना भी अपने आप में एक आर्टिस्टिक वर्क होता है। और और तुम्हें बता दूं, किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें एग्जैक्ट एक ही ऑप्शन मिले, ऑप्शन टिक से एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो तुम वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन टिक करके सही आंसर तक आ सकते हो। समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? ऑप्शन चेक करना ये तुम तब करना अप्लाई जब चारों ऑप्शन डिफरेंट हो, एम जी ये सब के टर्म में आंसर दिया हो, तो एक बार ऑप्शन चेक पे जरूर फोकस करना। बिना सॉल्व किए हुए तुम आंसर तक पहुंच जाओगे। और ऑप्शन चेक कैसे करेंगे? डायमेंशन चेक से। मास जी ये सब का अपने को डायमेंशन पता है। अब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में पूछी गई है, तो जिस ऑप्शन से हमें डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी इस टाइप से मिलेगा वही अपन टिक करेंगे। देखो अल्टरनेट मेथड तो ये सिंपल सॉल्यूशन है ना, ये तो सॉल्यूशन इसका मेन मेथड है। बट मैं तुम्हें एक जनरल मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि इन केस कभी चारों ऑप्शन डिफरेंट हो, तो उस टाइम पे तुम बिना सॉल्व किए डायमेंशन चेक करके आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मान लो इसी ऑप्शन में यहाँ पे के स्क्वायर होता, सपोज यहाँ पे के स्क्वायर होता, क्लियरली दिख रहा है ए बी डी, इन तीनों ऑप्शन होता नहीं, फिर अपन सी टिक करके आ जाते, है ना। तो पेपर में एक दो क्वेश्चन अपने को इस टाइप के मिलते जरूर हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्व, देखना। सबसे पहले हमें क्या गिवन, क्या सॉल्व करना है? मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, देखते हैं, प्रॉपर मेथड से सीखते हैं। देखो ध्यान से, सपोज करो मैंने इस ब्लॉक को नीचे एक्स, ऐसा माना है कि ब्लॉक ने नीचे एक्स का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो जब ये ब्लॉक नीचे एक्स डिस्प्लेस होगा तो क्या इस पुली को भी अपने को एक्स डिस्प्लेस करना होगा? अब जब इस पुली को अपन एक्स डिस्प्लेस करेंगे, दैट मींस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा? 2x का। सही है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा। कैसे करूंगा? तो एम जी एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं क्या? चलो सॉल्व करते हैं। एम जी एक्स इक्वल्स टू हाफ के 4x स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा और x बराबर आ जाएगा mg/2k। अब ध्यान से देखना, ये जो अपन ने mg/2k सॉल्व किया ये x है, और स्प्रिंग में इलोंगेशन है कितना? 2x। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? mg/k। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। देखना क्वेश्चन,
क्वेश्चन में अपने को मैक्सिमम सॉल्व करना है, इस वजह से अपन ने ये काम किया है। चलो इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करो तो, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। हाँ बिल्कुल, फोर्स बैलेंस करोगे गलत आएगा। गलत इसलिए आएगा क्योंकि क्वेश्चन में अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इलोंगेशन नहीं सॉल्व करने को कहा है, हमसे मैक्सिमम इलोंगेशन सॉल्व करने को कहा है। तो जो हम फोर्स बैलेंस करके सॉल्व करते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमें आंसर देता है। ठीक है। हाँ, या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो फोर्स बैलेंस करने से जो आंसर आता है ना, उसे को डबल कर दो तो तुम्हारा मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाएगा। हम्म। एमजी भाई के बिल्कुल सही देखते हैं। देखो यहाँ भी सेम अप्रोच यूज करेंगे। देखना, इसे यदि तुम, हाँ इसे तुम यदि एक्स डिस्प्लेस करोगे तो सिंपल समझ में आता है, पुली को ऊपर एक्स की तरफ डिस्प्लेस होना होगा, तो इधर से एक्स इधर से एक्स, और ये जो 2x है कौन देगा, स्प्रिंग देगा। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, एम जी बाई। समझ में आया क्या? तो कितने भी इसमें पुलिस वगैरह लगाए हो तो सिंपल अपने को ये देखना है कि अपन ने एक्स ब्लॉक को डिस्प्लेस करा है, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी हुई है। इस तरीके से अपन सॉल्व करते हुए पहुंचेंगे और डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हुए एक्स सॉल्व करेंगे। और स्प्रिंग में हमने इलोंगेशन 2x माना है, तो हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो करो सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।
देखना, इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है, तो इसके कुछ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये बेसिकली आता है रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमें ये बताया जाता है कि जो भी वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया है वो इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब हम उस एनर्जी को वापस रीगेन कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि देखो, जैसे सपोज करो एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, ये हमें बताया जाता है। अब ये डी आर है क्या, मैं तुम्हें प्रॉपर लिख के बताता हूँ। सपोज करो हमें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट लिखना होगा फोर्स का, तो हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स आई कैप आ जाएगा। सिमिलरली हमें वाई कंपोनेंट लिखना होगा, तो माइनस डी यू बाई डी वाई, यहाँ पे जे कंपोनेंट आ जाएगा। एंड हमें के कंपोनेंट चाहिए, तो डी यू बाई डी जेड और के कंपोनेंट। तो इस तरीके से यदि मुझे कंप्लीट फोर्स लिखना हो, एफ कंप्लीट, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। या इसी को हम चाहें तो माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप, डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप, इस तरीके से हम फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डेल वाला फंडा ये है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे वेरिएबल मानेंगे और बाकी को हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, तो अब अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना एफ एक्स। तो एफ एक्स में क्या होगा, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस टू वाई, बस ये आएगा सिंपल। यदि मैं एफ वाई की बात करूं तो वाई इन दोनों में है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस जेड, सही है। और यदि मैं जेड की बात करूं तो जेड अपन सिर्फ वाई जेड में है, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई आ जाएगा, सही है ना। अब इसी को हम यदि आई कैप जे कैप के साथ लिखें तो एफ इक्वल्स टू माइनस टू वाई आई कैप माइनस टू एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस वाई के कैप। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। चलो, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सपोज इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाए फाइंड द फोर्स एट पॉइंट 1,2,3, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 रेस्पेक्टिवली पुट कर देंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी वेक्टर फॉर्म में, सही है ना। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करना। तुमसे पूछा गया है फाइंड फोर्स एट 1,2,0 if u equals to 3x square y plus x square z। करो तो सॉल्व।
ओके, 12 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप। अलग अलग आंसर बता रहे हो सभी। इजी है, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, सेम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट तुमने और कहाँ पे पढ़ा है? फिजिक्स के किसी और चैप्टर में हम सेम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? तुम उस चैप्टर का नाम बताओ और टॉपिक का नाम। कौन से टॉपिक में पढ़े हो? सिमिलर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कब पढ़ा है अपन ने? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच अपन रिलेशन सॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, गुड। चलो तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, देखना कैसे करेंगे। सिंपल, एफ एक्स यदि मुझे सॉल्व करना है तो यहां से आ जाएगा 6xy प्लस 2z, सॉरी, प्लस 2xz माइनस साइन। सही है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं अभी। तो 6 × 2 -0, तो इधर आ जाएगा -12। ठीक है। हम एफ वाई की बात करें तो कितना आ जाएगा बताओ? 3x² माइनस के साथ, तो यहाँ से आंसर आएगा सिंपल -3। जेड की बात करें तो जेड में सिंपल आएगा -x², तो यहाँ से सिंपल आएगा -1। तो अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो -12 i कैप -3 j कैप -k कैप न्यूटन। ये आया होगा सभी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस ग्राफ को सॉल्व करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखना, जैसा कि तुमने अभी देखा कि f इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर या डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखता है कि स्लोप इधर क्या है? पॉजिटिव। इधर का स्लोप कितना है? 0। तो मतलब इधर पॉजिटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फोर्स कितना होगा? नेगेटिव। और फिर इधर 0, तो 0। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया क्या सभी को? तो यस का मैसेज करो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, ये तो तुम कर चुके हो सर्कुलर में। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो।
देखो ये भी क्वेश्चन आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम देखो, इससे यदि मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ करता हूं, देखना, तो जो पुल्ली है वो x/2, यानी कि ब्लॉक ए x/2 ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा। पहले तुम्हें ये समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। सही है, चलो बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, देखो वर्क डन बाई mg की हम बात करें तो इतना हमें समझ में आता है कि एक ब्लॉक ऊपर जाएगा तो दूसरा ब्लॉक नीचे आएगा, है ना। जैसे मैं सिंपल कहूं कि यदि m नीचे की तरफ, तो ये जो a ब्लॉक है ऊपर की तरफ, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ mgx माइनस mgx/2। ध्यान से देखो, वर्क डन बाई mg आ जाएगा ये सिंपल, और x l के बराबर है तो ये रिप्लेस कर लेंगे, है ना। और ये किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ m va का स्क्वायर प्लस हाफ m vb का स्क्वायर और माइनस 0। और तुम क्लियरली देखो, हमें वेलोसिटी किसके लिए सॉल्व करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, तो यदि मैं ब्लॉक ए के लिए वेलोसिटी va मानता हूँ v के बराबर, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि vb जो होगा वो 2v के बराबर होगा, कह सकते हैं ना। तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा mgx/2 इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m 4v स्क्वायर। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। बढ़िया। आंसर एक बार चेक कर सकते हो, ये तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया हो तो यस का मैसेज करो। हम्म, ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो भी टॉपिक अपने को असाइन किया जाएगा फिर अपन वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर ब्रेक के बाद फिर से लॉग इन कर लेना, ठीक है। ओके बाय।